चलिए एक और जो है विशेष मेहमान को जोड़ते हैं हमारे साथ। प्रदीप हल्दर जी अब इस समय जुड़ चुके हैं। प्रदीप सर वेलकम आज के शो में, और प्रदीप सर का वेलकम करें साथ ही साथ जरा एक बार लिंडे इंडिया के उनको साथ में लेकर के आइए जरा। क्या शानदार कॉल थी कल की लिंडे इंडिया, और इंट्राडे में काफ़ी शानदार मूव रहा। आज भी 4.25% ऊपर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ। कल हमने इसको काफ़ी कल 1 बजे के शो में सर काफ़ी लोगों ने सराहना की, और ख़ास तौर से एक दर्शक की टिप्पणी आई थी, उसने 80,000 रुपये प्रॉफिट बुक किए इंट्राडे में। जो है लिंडे पे नहीं, किसी और शेयर पे, जो तीसरा शेयर था आपका, उस पे जो है रिकमेंडेशन आई थी। तो काफ़ी शानदार ट्रेड रही सर। इसी तरह के ट्रेड आज भी तलाशेंगे। मार्केट क्या लग रहा है सर आपको? सर मार्केट, थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड सारे पैनल एंड व्यूअर्स को। देखिए बेसिकली अभी एक ब्रेकआउट आया है। मैं पहले एक स्टॉक बता देता हूँ। जी 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 नेलकास्ट में एक ब्रेकआउट आया है, तो मुझे लगता है कि ये जो काउंटर है इसमें नेक्स्ट एक मोमेंटम रह सकता है। जी। तो अभी देखिए जो करंट सीएलपी चल रहा है, तो इसमें फ्रेश बाय करना है। मुझे लगता है यहाँ से शेयर का नाम फ्रेश। बताइए सर, शेयर का नाम। नेलकास्ट सर, NELCAST, नेलकास्ट। अच्छा नीलका, ठीक 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 ठीक। हाँ, जी यहाँ सर। पे भी 126 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आज 129 एंड 130 तक आ सकता है। सर तो नेलकास्ट पे तो नेलकास्ट कह रहे हैं ना सर? यस। अपर सर्किट लग गया सर 20% का। अच्छा, अपर सर्किट ऑलरेडी लग चुका है। ओके, मैंने सॉरी फॉलो नहीं किया। तो फिर एक्चुअली हाँ। बहुत टाइम से मैं बैठा हुआ था लेके, तो ओह, चलिए आपने मैं थोड़ा क्षमा लेट चाहता हूँ कर क्योंकि दिया। आपने कहा था 10:15 के आसपास जुड़ने के लिए। तो मतलब जो है चलिए मिस हो गई, कोई बात नहीं, अपर सर्किट लग चुका है यहाँ पर। ऐसे ही कोई एक और सर इसी तरह के 2-3 ट्रेड ढूंढिए। एक महीने में सर तिरालीस और एक परसेंट का और एक रिटर्न यहाँ पर स्टॉक आज है, का। मैं बता के रख रहा हूँ शुरू में ही। अस्टा डीएम हेल्थ केयर करके एक कंपनी है, तो हाँ ये हाँ। अभी 598 599 के आसपास चल रहा है। बहुत टाइम से 600 के ऊपर ना जा नहीं रहा था। तो अभी 600 के ऊपर अभी मुश्किल से अभी आया था, लेकिन अभी फिसल गया। तो मुझे लगता है ये कंटिन्यू होना चाहिए। वीकली चार्ट में पॉजिटिव है, वीकली चार्ट में ब्रेकआउट है, लगातार बहुत टाइम से नहीं चल रहा था। वीकली चार्ट में ब्रेकआउट आया है, डेली चार्ट में ब्रेकआउट आया है। तो अभी मुझे लगता है 600 के आसपास जो चल रहा है, यहाँ पे 578 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 615 और सेकंड टारगेट 625। और अगर आपके पास मिनिमम 2 से 3 महीना है, यहाँ पे एटलीस्ट फ्रेश 30% अपसाइड पॉसिबिलिटीज है। तो एस्टा डीएम हेल्थ केयर मैं करंट लेवल से बाई करना सलाह दूंगा, और विद स्टॉप लॉस ऑफ 578। 578 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। और यहाँ पर जो है पहला टारगेट 615, दूसरा टारगेट 625 तक के देखने को मिल सकते हैं। ये फिलहाल एस्टाडियम पे सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। नज़र बना करके चलिए। अभी जो भाव देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा सा आपको 5 मिनट डिले है, लेकिन अभी 600 के आसपास 599.50 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो नज़र बना करके चलिए यहाँ पर। अरुण सर, यहाँ पे आईआरबी इंफ्रा पे एक व्यू जानना चाहेंगे आपसे। तब तक आप प्रदीप सर और भी जो है ऐसे शेयर ढूंढते रहिए, और अगर कुछ मिलता है तो बताइए, लेकिन तब तक आईआरबी इंफ्रा पे नज़र डाल लेते हैं। सर काफ़ी सारी क्वेरीज हमारे पास रहती है, ये शेयर बहुत दिन से अंडर परफॉर्म कर रहा है सर, इसका नंबर कब आएगा? मतलब अभी क्या करना चाहिए हायर लेवल पे जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए भी, और अभी मौजूदा स्तर पे क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? विपुल जी, थोड़ा पॉजिटिविटी बनी है स्टॉक में। वैसे स्टॉक मेरे रेडार पे होता नहीं है, पर टेक्निकली ब्रेकआउट देखने को मिला है। 48 के ऊपर काफी दिनों से स्टॉक चल नहीं रहा था। 48 के ऊपर क्लोजिंग भी देखने को मिली है, और आज वापस ऊपर के रुझान देखने को मिल रहा है। तो 48 जब तक होल्ड कर रहा है, स्टॉक में बने रहने की सलाह है। नई खरीदारी करना है तो भी 48 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जहां तक ऊपर की बात है, 55-56 के आसपास इसके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, तो वहां तक आता है तो स्टॉक से एक बार का एग्जिट करने की सलाह है। क्योंकि विपुल जी, ओवरऑल चार्ट नेगेटिव है, पर चूंकि शॉर्ट टर्म में मोमेंटम है, इसलिए 55 तक स्टॉक ऊपर में जा सकता है। अब जैसे हमारी एक दर्शक का भी सवाल है सर इस पर, प्रिया जी हैं, और वो 65 पे लेके बैठी हुई हैं, कह रही क्या करूं, सेल कर दूं तो फिर कौन सा शेयर लूं? तो क्या जो लोग 65-70 के बीच में है, क्या उन्हें बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए अभी? विपुल जी, काफी पेशेंस टेस्ट किया है स्टॉक ने, और मेरे ख्याल से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, 60 65 70 के आसपास की बाइंग जरूर है, और ऑलमोस्ट उन्होंने काफी टाइम भी स्टॉक को दिया है। यार इन जब दोनों स्टॉक जब स्टॉक में मोमेंटम आया है, तो मोमेंटम को थोड़ा यूटिलाइज करें। क्योंकि इतना पेशेंसली अगर आपने होल्ड किया है, तो उस मोमेंटम में ऊपर में आपको अपने लॉस रिकवर करने के थोड़े चांसेस नजर आ रहे हैं। तो 55-56 तक भी आता है, तो वहां पे एक बार का स्टॉक से निकल जाने की सलाह रहेगी। क्योंकि मुझे लग रहा है एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम ऊपर का बन सकता है। उनके प्राइस तक आने में मुझे लग रहा है दिक्कत हो सकती है। स्टॉक का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, पर 55-56 के आसपास आता है तो वहां से निकल जाने की सलाह है। ठीक।
चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। आप कुछ कह रहे थे प्रदीप जी? एक स्टॉक है सर, यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, कंपनी का नाम है केआर रेटिंग। सो अभी ट्रेड हो रहा है 1582 1580 के आसपास। तो मुझे लगता है कि पर्टिकुलर इस जोन को लॉन्ग करना चाहिए, करंट सीएमपी से बाई करना चाहिए। देखिए जो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, अभी डे हाई भी है 1596 के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर आप ये शॉर्ट टर्म में नहीं है, एटलीस्ट 2 से 3 दिन 4 दिन का ट्रेड है, आपको मैक्सिमम 1 हफ्ता वेट करना है। जी। तो बहुत जल्दी यहाँ पे 1625, उसके बाद 1665 का टारगेट के लिए आपको यहाँ पे बाई करके जाना है। आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है यहाँ पे। ये स्टॉप लॉस रहेगा 1540 के आसपास। तो मुझे लगता है जो वॉल्यूम आया है, जो ब्रेकआउट आया है, सस्टेन भी होगा। तो एक बार यहाँ पे करंट जोन से बाई करके जाना है। चलिए, एक बार लेवल नोट कर लीजिए केआर रेटिंग को लेकर के। अभी जो है इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, थोड़ी देर में आप देखिएगा इसको जो है, जब अभी थोड़ी देर में चार्ट रिफ्रेश होगा इसका, इंट्राडे बिल्कुल नए नए हाइज बनाता हुआ 4% की तेजी 1581 1582 पे ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर 1625 1665 दो टारगेट निकल के आ रहे हैं। इंट्राडे टारगेट नहीं है, शॉर्ट टर्म टारगेट है एक हफ्ते के लिए। 1540 का आपको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है, वो आपको ध्यान में रखना है फिलहाल के लिए केआर रेटिंग को लेकर के, ये लेवल निकल करके आते हुए। तो ये आज का दूसरा शेयर है। इस बीच जी हमारे साथ अरुण सर कुछ कह रहे हैं? प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस, देखिए एक स्टॉक है रामकृष्णा फ्रोजिंग लिमिटेड करके, यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे एक ब्रेकआउट आया है विद वॉल्यूम के साथ। तो मुझे लगता है जो वॉल्यूम एंड जो ब्रेकआउट आया है, देखिए एक बहुत टाइम बाद ऐसे ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो 635 पहला टारगेट एंड 642 सेकंड टारगेट बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। हो सकता है कि दोपहर तक ही आते हुए दिखेंगे 642 645 रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड पे। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 610 का रहेगा एक स्टॉप लॉस, और आपको करंट जोन से बाई करके जाना है। चलिए ठीक है, 610 का स्टॉप लॉस, 635 642 45 ये टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। और ये इंट्राडे ट्रेड है, तो ये इस बात का ध्यान रखें कि स्टॉप लॉस जो है अवश्य यहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 7.25% ऊपर। सर आपने क्या लेवल बताया? 635 का, ठीक है। 645 650 इजीली आ जाएंगे सर आज और कल में। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी 628 हो गया, तो तेजी से ऊपर जाता हुआ 627 628 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नज़र बना के चले, ये इंट्राडे ट्रेड है। 610 का स्टॉप लॉस, 645 का टारगेट, 627 628 पे अभी ट्रेड कर रहा है। ये थोड़ा सा 5 मिनट डिले चार्ट है, तो इसलिए आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। 628 का भाव अब देखने को मिल रहा है। तो नज़र बना के चलिए आज के लिए इंट्राडे में रामकृष्णा फोर्जिंग के ऊपर एक और इंट्राडे ट्रेड यहाँ पर निकल करके आता हुआ। इस बीच कल जो है हमने सर अरुण सर हमारा एक विशेष सेगमेंट हमने बुधवार को शुरू किया है शुभम जी के साथ, शुभम शंकरधर के साथ, ज़रूर कोई बात है। उसमें कल सर एक हमने शेयर डिस्कस किया था यूपीएल। इस गिरते बाजार में अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, 1.25% की तेज़ी, 644 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सकारात्मक रही है, लेकिन चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, और अभी के लिहाज से आपको यूपीएल कैसा लग रहा है सर? बिल्कुल जी, रिजल्ट्स के बाद एक मोमेंटम नीचे का बना है। 680 के आसपास इसके रिजल्ट्स आए थे, तो मुझे लग रहा है फिलहाल करेक्शन का एक दौर रहेगा। नीचे में 620 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली एक गैप लेवल है 620 के आसपास, उसको फिल करने के लिए स्टॉक नीचे आ सकता है। तो 620 610 के आसपास मिलता है तो वो एक रिवर्सल का ट्रेड या कॉन्ट्रा ट्रेड वहां पे बनेगा, क्योंकि अभी 50 डे मूविंग एवरेज भी तोड़ चुका है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली मुझे लग रहा है 20 से 25 रुपए गिरावट और आ सकती है। 610 620 के बीच में मिलता है तो एक अच्छा बाई स्टॉक में अच्छे लेवल्स वहां पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक सर, चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और कुछ एक रिजल्ट्स भी फटाफट देख लेते हैं सर। अगला पहला जो रिजल्ट है वो है एचएल का लेकर के आएंगे। डिफेंस पे काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। अब एचएल के रिजल्ट देखते हैं। मुनाफा यहाँ पर अच्छा नहीं रहा, 0.8% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, और ये 3,976 3,970 के आसपास रहता हुआ दिखाई दिया। आय में 7.25% की गिरावट रही है, और ये 13,699.85 यानी 13,700 मान लीजिए। एबिटा की बात करें तो यहाँ पर 10% की गिरावट रही है, और वहीं मार्जिन्स भी घटे हैं करीब 1.5% के आसपास, 38.60% रहे हैं। हालांकि कंपनी ने जो है 25 रुपये पर शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी यहाँ पर किया है। शेयर पे कोई खास फर्क नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। काफ़ी शानदार मूव के बाद सर आज नतीजे के बाद अरुण सर क्या करना चाहिए एचएल के अंदर? बिल्कुल जी, सेम वही व्यू इंटैक्ट है। एचएएल, बीएल, मैचडॉक, काफी महीनों से हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ भी। तीनों स्टॉक को टाइटली होल्ड करने की सलाह है। इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स में हो सकता है विपुल जी थोड़ा कंसोलिडेट करें, क्योंकि स्टॉक
मोमेंटम में भी रहा है, रिसेंट डिफेंस थीम थोड़ी चली भी है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 4500 और ऊपर में 4800 के आसपास, 4850 के आसपास थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। पर अगेन डिप में इसको जरूर बाई करना है, वापस बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। पोजिशनली मुझे लग रहा है विपुल जी धीरे धीरे स्टॉक 5200 की तरफ बढ़ रहा है, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली होल्ड करें और 5200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 5200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर प्रदीप जी, जरा रिद्धम जैन जी की एक सवाल आया है, हमारे प्राइम मेंबर है, पीसी ज्वेलर्स को लेके कंफ्यूज हैं, एवरेज करना चाह रहे हैं, 18 रुपये 30 पैसे पे लिया हुआ है, 200 शेयर इनके पास है, एवरेज करने की सलाह रहेगी क्या अभी पीसी ज्वेलर्स के अंदर? देखिए, पीसी ज्वेलर जब डे वन में नीचे गिरा था ना, आज से 4 से 5 साल पहले, तब से मैं देख रहा हूं, तो अभी पीसी ज्वेलर के अंदर कुछ है नहीं अट्रैक्टिव, है ना फंडामेंटल ना टेक्निकल। पीसी ज्वेलर, येस बैंक, वोडाफोन आइडिया, सारे स्टॉक सेम ही चलेगा। तो मेरा यही सलाह रहेगा, ऐसे स्टॉक से अपना दूरी बना के रखिए। बेटर हो तो एग्जिट कर जाइए, लॉस बुक कर लीजिए। जहां पे अच्छा मार्केट में ऐसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वहां पे जाके आपका लॉस रिकवर कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे बैठे रहना सालों भर, अल्टीमेटली कुछ यहाँ पे फायदा नहीं मैं देखता हूँ इसमें। तो बेटर रहेगा एग्जिट एंड नो एंट्री। चलिए, अरुण सर, अभी जैसा मानसून पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो ये जो टरबाइन कंपनियां हैं, जैसे त्रिवेणी टरबाइन पे क्वेश्चन भी है और मेरा भी सवाल है, इन पे आप का व्यू क्या होगा, या फिर जो पंप हैं शक्ति पंप जैसे, त्रिवेणी टरबाइन पे पहले आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी क्या जिन लोगों ने 547 के आसपास ले रखा हुआ है, हमारे एक दर्शक आकाश जी हैं, क्या सलाह रहेगी उनके लिए सर? अभी 608 के आसपास है, तो प्रॉफिट बुक करें, वेट करें? कह रहे हैं कि क्या 700 का लेवल भी देखने को मिल सकता है यहाँ पर? विपुल जी, एवरीडे मॉर्निंग 9:30 को हम एक स्क्रीनर रन करते हैं, उसमें आज त्रिवेणी टरबाइन का भी टेक्निकल ब्रेकआउट आया है वो लिस्ट में। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम में रहेगा, और चूंकि ऑलमोस्ट 4 हफ्तों की हाई निकाला है स्टॉक, मुझे लग रहा है 650 की तरफ बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली त्रिवेणी टरबाइन को रेडार पे रखें, बाई करना चाहे तो भी कर सकते हैं। 580 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 650 670 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और एक विपुल जी, एक छोटा आपसे मैं और एक सेक्टर का व्यू शेयर कर देता हूं, जो हमने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। बिल्कुल सर। निफ्टी ऑटो जो है, निफ्टी ऑटो हमें लग रहा है डार्क हॉर्स रहेगा। उसके दो ट्रिगर मुझे नजर आ रहे हैं। एक तो निफ्टी ऑटो गिरा था ओवरऑल टैरिफ की न्यूज पे, अब टैरिफ का कोई बड़ा असर मार्केट पे नहीं रहा है। सेकंड, अगर मानसून अच्छा रहता है तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट ऑटो सेक्टर पे रहेगा। टाटा मोटर्स के रिजल्ट आ चुके हैं, हीरो मोटो के रिजल्ट अच्छे आए, तो मुझे लग रहा है निफ्टी ऑटो पे नजर रखें। निफ्टी ऑटो एक डार्क हॉर्स बन के निकल सकता है, नेक्स्ट 15 से 20 दिन इसमें अच्छे ट्रेड मिलेंगे। तो निफ्टी ऑटो अच्छा करेगा, साथ में जैसा कि आपने ऑलरेडी कहा फर्टिलाइजर, ये दोनों थीम मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में अच्छा करेगा। सर, निफ्टी ऑटो आपने कहा अच्छा लग रहा है, निफ्टी ऑटो में आपका फेवरेट बेट रहेगा कौन? निफ्टी ऑटो में अगेन विपुल जी सबका फेवरेट टाटा मोटर्स मुझे काफी पसंद आ रहा है। टाटा मोटर्स इनफैक्ट नीचे में भी रिकमेंड किया, अभी भी मुझे लग रहा है काफी बेहतरीन चार्ट है। तो टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, एमएनएम, ये तीनों पे नजर रखें। हीरो मोटो एमएनएम के लेवल्स की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है जब तक 3000 का लेवल होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने रहे, 3250 तक के टारगेट्स एमएनएम में देखने को मिल सकते हैं। और टाटा मोटर्स की जहां तक बात है, करंट लेवल पे भी बाय करके चले, 680 का स्टॉप लॉस लगाए, 750 तक के टारगेट्स टाटा मोटर में भी देखने को मिल सकते हैं। 750 के टारगेट, ठीक है, यहाँ पे नज़र बना करके हमारी नज़रें यहाँ पर बनी हुई हैं। इस बीच जरा एक रिजल्ट लेकर के आ जाइए, और वो है टाटा पावर का, कि टाटा पावर के रिजल्ट्स किस तरीके से रहे हैं उस पर जरा एक नज़र डाल लेते हैं। 24% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, और ये 1045 करोड़ से बढ़कर 1306 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू की अगर बात करें तो करीब 8% का आसपास का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला, और ये 17,238 करोड़ रुपए के आसपास रहा। एबिटा में 14% की बढ़त रही है, 3829 करोड़ रुपए के आसपास रहे। मार्जिन्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, काफ़ी तेज अच्छे इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है, 4% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। 19% अब रहा है। कंपनी ने ₹2.25 का डिविडेंड का भी ऐलान किया है। सर, टाटा पावर सेक्टर को लेकर के जब भी बात होती है, बहुत लोगों का भरोसा है, लेकिन शेयर जो है वो दायरे से बाहर निकल नहीं रहा है। क्या करना चाहिए टाटा पावर के अंदर अभी? और इस पर हमारे पास एक प्रश्न भी है, हमारे दर्शक का, शंकर जी हैं, कह रहे हैं कि अरुण सर प्रणाम। अरुण जी, मेरे पास 21 लाख रुपए कैश है, और मैं सीज फायर से पहले अपनी सारी इक्विटी शेयर बेच चुका हूँ। टाटा पावर, अदानी पावर, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में खरीदारी क्या इन्हीं लेवल पे धीरे धीरे करनी चाहिए? तो अभी सारे पे तो नहीं, लेकिन हाँ, इनके प्रश्न पे अगर आपको संज्ञान में लेते हुए अगर आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकें तो। विपुल जी, इनको धीरे धीरे इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और सीज फायर के बेचने का रुझान काफी
मेरे ख्याल से वो जो डिसीजन था थोड़ा नेगेटिव था। इनफैक्ट आपके साथ जुड़ा भी था विपुल जी मैं, जब ये न्यूज आई थी तो हमने क्लियरली कहा था 24,000, 23,800 ये एक एक्सेलेंट लेवल्स है, यहाँ पे आपको बेचना नहीं है खरीदना है। तो वो लेवल्स अच्छे पैन आउट भी हुए थे। सेकंड विपुल जी, इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए पर अब ऑन द गो एक ही साथ ना करें, क्योंकि आपके पास 21 लाख के आसपास का अमाउंट है। तो धीरे धीरे इन्वेस्ट करें एवरी करेक्शन पे। जहां तक पावर थीम की बात है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और टाटा पावर दोनों पे मेरा बुलिश नजरिया है। टाटा पावर तो इनफैक्ट 360-70 पे काफी बार कहा था कि स्टॉक को आपको बाई करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है डिप में अगेन वापस मिलता है टाटा पावर, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको डेफिनेटली ऐड करें। पावर में और एक स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, 482 के आसपास है। इस स्टॉक पे भी नजर रखें, और एनटीपीसी में भी अच्छा करेक्शन आया है, तो उस स्टॉक पे भी आप नजर रखें। तो ठीक है सर, तो ये बात यहाँ पर निकल के आ रही। लेकिन सर जैसे जो लोग अभी खरीदना चाह रहे हैं, सैयद हैदर साहब कह रहे हैं कि रिजल्ट के बाद क्या अभी एंट्री ले सकते हैं क्या? ट्रिपल डिप का वेट करें। यूजुअली ऐसे ही होता है, रिजल्ट के बाद 1-2 दिन स्टॉक करेक्शन दिखाता है, उस करेक्शन पे आपको एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रिजल्ट के दिन कभी ना खरीदे, रिजल्ट के एक दिन पहले भी कभी ना खरीदे, अनटिल अनलेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट स्टॉक में आए। तो फिलहाल स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा नीचे आ सकता है, 385 के आसपास मिलता है तो वहां पे एंट्री करके चलो। ठीक। सर आपकी राय यहाँ पर जानना चाहेंगे प्रदीप जी, आईटीसी होटल को लेकर के क्या करना चाहिए अभी आईटीसी होटल्स पे, क्योंकि सीज फायर के बाद अब दोबारा एक बार पॉजिटिव रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एक दर्शकों की टिप्पणियां भी आई हैं, सवाल भी हैं। तो आईटीसी होटल्स क्या अभी बाय करके चल सकते हैं, या फिर जिन लोगों ने ले रखा है उन्हें अभी होल्ड करना चाहिए? क्या स्ट्रेटजी रहेगी? सर बेसिकली जैसे ही ऐसे कोई न्यू स्टॉक रहता है जो न्यू लिस्टिंग है, डेटा ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे मैं आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी करके एक स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, जैसे कि आपसे भी बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। तो देखिए अभी यहाँ पे 177 के ऊपर जैसे ही आया था ना, एक न्यू पैटर्न बनाया, तो एक नेक्स्ट फ्लैग पैटर्न में चला जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा ना, एक रेंज, उसके बाद एक साइकिलिक पैटर्न, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट, ऐसे काउंटर्स के लिए ऐसे ही होता है। तो बेसिकली अभी 200 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है 195 194 अगर कभी भी ड्यूरिंग द आज 1 2 3 4 दिन में नीचे आता है, उस केस में आपको एक बार एंट्री कर लेना चाहिए। उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस होगा आपका 168 का, और आपको लॉन्ग करना है, मुझे लगता है आपको 220 एंड 230 का टारगेट, और उसके ऊपर भी 250 का टारगेट आना चाहिए। आपको बस पैटर्न टू पैटर्न फॉलो करना है, और मुझे लगता है अभी 201 200 के आसपास चल रहा है, एक डीप चाहिए 195 के आसपास। ठीक है सर, चलिए इस बीच जो है सर आज इसमें एक ब्रेकआउट आया है, अगर परमिशन हो तो देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, फटाफट सर। जी सर। सर MOIL लिमिटेड अभी 368.70 368 चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे जो वॉल्यूम के साथ अभी ब्रेकआउट आया है, अभी जी आज और कल का टारगेट आना चाहिए यहाँ पे 375 375 के आसपास पहला टारगेट बन रहा है। सेकंड टारगेट बन रहा है 385 के आसपास 385। तो मुझे लगता है जिनके अभी कोई फ्रेश बाई नहीं है, 375 के साथ पहला टारगेट और 385 मेरा सेकंड टारगेट, आप इस पर्टिकुलर काउंटर को बाय करके जा सकते हो। इमीडिएट लेवल पे एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, और देखिए बात करते करते भी डे हाई भी दे रहा है। और मुझे लगता है कि आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 358 रहेगा मेरा पहला स्टॉप लॉस। तो 358 स्टॉप लॉस के साथ आपको MOIL लिमिटेड पे पर्टिकुलर इसी जोन पे आपको बाय करके जाना है। 358 का स्टॉप लॉस लगाना है। अभी चल रहा है 368 369 पे 5% की तेजी, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 369 का प्राइस, 375 385 375 385 MOIL पे वो टारगेट निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 358 का रखना होगा। चलिए अरुण सर की आज थोड़ी सी व्यस्तता है, उनको किसी कार्यक्रम में जाना है। अरुण सर जाते जाते कुछ रिकमेंडेशन रहेंगी सर आज के कारोबार को देखते हुए? विपुल जी, एक स्टॉक है वेलस्पून एंटरप्राइजेस करके, इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। इनफैक्ट हम एक डिस्क्लेमर भी दे दें, हो सकता है नेक्स्ट हाफ एन आवर में उसको क्लाइंट के साथ भी शेयर करें। तो वेलेंट इसका कोड है, WELENT। इसलिए मुझे लग रहा है शानदार ब्रेकआउट दे रहा है, 515 के आसपास स्टॉक चल रहा है, तो इसको बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगा है 499 के आसपास, और 570 तक मुझे लग रहा है इसमें टारगेट आ सकते हैं। तो क्लियर डिस्क्लेमर है, इसको हम हो सकता है क्लाइंट के साथ भी शेयर करें। और टेक्निकली शॉर्ट टर्म कॉल है, 499 का स्टॉप लॉस लगा है और 570 तक के टारगेट देखने को मिले। 570 टारगेट और 499 ना सर? जी 499, करंट मार्केट प्राइस 514 के आसपास है। बिल्कुल, तो करंट मार्केट प्राइस की बात चलिए काफी ये भी तेजी से ऊपर जाता हुआ 516 होता हुआ, 0.5% की तेजी, ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। ये थोड़ा 5 मिनट डिले आप चार्ट देख रहे हैं।
516 का टारगेट, 515 516 के आसपास ट्रेड करता हुआ, 499 का स्टॉप लॉस, 570 570 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पर निकल करके आता हुआ। अरुण सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम शेयरों पे अपने विचार देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पर नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले जरा MOIL पे जरा एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ 368 369 के आसपास ट्रेड करता हुआ अभी भी ये शेयर, और यहाँ पर 375 385 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। अब तक के जो ट्रेड है जरा फटाफट नजर डाल लीजिए, जो लोग अभी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में दर्शक जो है वो अभी तेजी के साथ जुड़े हैं। पहले एस्टर डीएम पे कॉल दी गई थी, उस पर नजर डालते हैं। एस्टर डीएम हेल्थ केयर प्रदीप जी की तरफ से दिया गया 598 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और यहाँ पर जो है आपको एक स्टॉप लॉस दिया गया है 578 का। यहाँ पर 615 पहला टारगेट, 625 दूसरा टारगेट यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा दूसरा ट्रेड आपको दिया गया केयर रेटिंग का। केयर रेटिंग पे अभी 4% की तेजी देखने को मिल रही है। 1583 1584 ये स्तर देखने को मिल रहा है। 1540 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1625 1665 पहला टारगेट 1625 का है यहाँ पर, ये ध्यान रखिए, और दूसरा टारगेट 1665 का निकल करके आता हुआ, ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ केयर रेटिंग। तीसरा रामकृष्णा फोर्जिंग। रामकृष्णा फोर्जिंग पे अगर हम नज़र डालें तो अभी जो है 7.8% की तेजी, थोड़ा सा ऊपर से नीचे आया, लेकिन अभी भी 629 के आसपास ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर 635 642 635 642 ये दो टारगेट दिए जा रहे हैं। 610 का स्टॉप लॉस। प्रदीप जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बीच में? सर एस्ट्रा माइक्रो पे ब्रेकआउट आया है, तो मुझे लगता है अभी 995 996 चल रहा है। देखिए अभी इसमें करंट लेवल पे बाय करना है 1015 1015 रहेगा पहला टारगेट, सेकंड रहेगा 1025, तो आपको इमीडिएट लेवल पे बाय करना है। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो है 980 रहेगा स्टॉप लॉस, 1015 पहला टारगेट, 1025 सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस एक बार फिर से बताइए, मैं सर 980 980 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना होगा एक्स्ट्रा पे। और आपको पहला टारगेट जो दिया गया है वो 1015, दूसरा 1025। अभी जो है एक और जो है यहाँ पर निकल करके आता हुआ शेयर जो कि है डिफेंस से जुड़ा हुआ एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, 1000 के ऊपर निकलता हुआ 9% की तेजी। क्या शानदार मूव देखने को मिल रहा है। अभी 13 रुपये का मूव बाकी है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिले यहाँ पर चार्ट्स जो है दिखाई दे रहे हैं। 1004 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। 86 रुपये की तेजी यहाँ पर एस्ट्रा माइक्रोवेव पे। यहाँ पर 1015 पहला टारगेट, 1025, तो अभी भी यहाँ पर पहला टारगेट के लिए 11 रुपये का अप मूव बाकी है, और दूसरे टारगेट के लिए अभी भी 20-22 रुपये का मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो नज़र बना के चलिए एस्ट्रा माइक्रोवेव पे। 980 का एक स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर, आप एस्ट्रा माइक्रोवेव पे ना भूलें। तो ये तमाम अपडेट्स यहाँ पर निकल करके आ रही है, एक एक करके तमाम इन ट्रेड्स पे हमारी नज़रें लगी हुई हैं। और इस बीच एक और रिजल्ट जरा देख लेते हैं, वो है आयशर मोटर्स के। जरा फटाफट दिखा दीजिए। आज आयशर मोटर्स पे जो है काफ़ी अच्छे नतीजे निकल करके आए हैं। 27% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, ये 1362 करोड़ रुपए रहा है। रेवेन्यू में करीब 23% का इजाफा, 5241 का लेवल, 5241 करोड़ रुपए कंपनी की रेवेन्यू रही है। एबिटा जो है वो 11.5% बढ़ा है। मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, थोड़े से कम हुए हैं, यहाँ पर 24% के आसपास रहे, खराब मार्जिन नहीं है। डिविडेंड 70 रुपये पर शेयर का दिया गया है, लेकिन आयशर ने काफ़ी शानदार रिजल्ट यहाँ पर दिए हैं, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि शुरुआती तेजी के बाद अब फ्लैट होता हुआ, हालांकि 5453 ये लेवल देखने को मिल रहा है आयशर मोटर्स पे। सर, आयशर मोटर्स में कुछ दम लग रहा है क्या? हालांकि बाकियों के मुकाबले थोड़ी सुस्त चल रही है बीते एक महीने में। देखिए पर्टिकुलर डिस्काउंटर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और अभी चार्ट देखिए, रिसेंटली जो एक बॉटम बना था, बॉटम बनने के बाद अभी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे क्या है, प्रेशर्स है। अभी रिसेंटली हमने देखा मार्केट भी सडनली ऑफ हो गया, तो मुझे लगता है ये जो पैटर्न बनाया लास्ट 2 से 3 सालों में, बहुत ही बढ़िया पैसा बना के दिया इन्वेस्टर्स को। अभी फ्रेश बाय यहाँ पे नहीं करना है। फ्रेश बाय अगर करना है तो वैल्यू जोन आपको खोजना है, तो 5450 के आसपास चल रहा है। आपको लेना है 5100 5200 के आसपास। कभी भी यहाँ से 200-300 पॉइंट का एक डिप मिलता है, उस केस में आप होल्ड करके रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया कंपनी है। फिलहाल आज तो ऑटो काउंटर चल नहीं रहा है, तो आजकल में नहीं चलेंगे, बट कंपनी बढ़िया है, मेरा फेवरेट स्टॉक है जी। ये राय निकल के आती हुई। ओल्ड इज गोल्ड हमारे एक दर्शक है, कह रहे हैं सर सारी सूचनाएं देर से आ रही हैं। देर से कोई सूचना नहीं आ रही, सभी सूचनाएं समय पर आ रही हैं। बस ये है कि प्राइस जो हमारे यहाँ आते हैं वो थोड़े से लाइव प्राइसेस में 5 मिनट डिले आता है, बाकी कोई सूचना जो है वो डिले नहीं है। सर, BPCL और
अभी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए सर ये आईओसी बीपीसीएल को लेकर के, जरा एक नज़रिया दीजिए सर ओएमसीज को लेकर के, अभी क्या व्यू है सर आपका? देखिए आईओसी को लेके मेरा अभी 145 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है 165 170 आपको अगर 2-3 महीने का होल्ड करने का क्षमता है तो बहुत जल्दी आएंगे। अभी यहाँ पे बहुत टाइम बाद ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट आने के बाद देखिए मार्केट नीचे आया है थोड़ा, लेकिन आईओसी पे फॉल नहीं हो रहा है आईओसी बीपीसीएल में। तो मुझे लगता है इंटायर जो कंपनीज है आईओसी बीपीसीएल सारे स्टॉक अभी भागेंगे। आपको बस थोड़ा पेशेंस रखना है। और बीपीसीएल देखिए, बीपीसीएल मुझे लगता है कि अभी बहुत टाइम बाद ही ब्रेकआउट आया है, चल रहा है थोड़ा। ऑयल कंपनी जितने भी है चल रहा है 315 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है एक बार 325 326 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, जैसे ही उसके ऊपर क्लोजिंग देगा आपको यहाँ पे 345 370 आते हुए दिखेंगे। तो लेकिन ये आईओसी बीपीसीएल वे ऐसे वाला काउंटर नहीं है कि आपको मैं अभी बता रहा हूँ और नेक्स्ट 2-4 दिन में ही आ जाएंगे, ऐसे नहीं। आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है, मिनिमम 6 से 8 महीना के टाइम आपको रखना है तो आ जाएंगे। ठीक। चलिए, एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने 100 रुपये हमें भेजे हैं बोनस को। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि धनराशि हमें ना भेजें। धनराशि भेजने से अच्छा है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 156 रुपये हर महीने के जो है आपके कटेंगे। आप हमारे परिवार का हिस्सा बने और उसके बाद आपके हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को हम वरीयता दें और बाकी भी आपको लाभ मिलेंगे यहाँ पर। तो ये आपको सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का जो ऑप्शन है वो आपको क्लिक करना है। मेंबर बनिए हमारे परिवार का सर, द बोनस परिवार का हिस्सा बने और बोनस में जो कुछ भी बोनस कंटेंट होगा वो सिर्फ आपके लिए होगा। बहुत सारे कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उसका लाभ आपको मिलेगा। तो आप लगातार जो है हमारी मेंबरशिप लें, हमारा सब्सक्रिप्शन लें। तो ये आप लोगों से सलाह है और अपने आसपास के दर्शकों को भी, लोगों को भी जोड़ें ताकि हम लोगों को भी थोड़ा सहारा मिलता रहे आर्थिक रूप से भी। चलिए, इस बीच एक कंपनी जो है यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे थे आपके साथ, जिस पर की जो धनराशि हमें भेजी गई है। और ये धनराशि जो है सर WEND इंडिया, WENDT इंडिया, ये सर जरा देखिए सर, ये WENDT इंडिया इन्होंने 10,000 पर लिया हुआ है। आज यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। अगर आपको शेयर मिल पाए, WENDT इंडिया के नाम से ये शेयर है, 15% की कमज़ोरी आज देखने को मिल रही है। इन्होंने 10,000 पे लिया है। क्यों लिया है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब ऐसी इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में यहाँ पे चुनाव का कारण क्या रहा। आपकी टिप्पणी कुछ रहेगी सर? सर ये एक्चुअली नीचे नहीं आया, आई थिंक कुछ एडजस्टमेंट होना बाकी है यहाँ पे। सो एग्जैक्टली मैं अभी न्यूज़ को तो नहीं पढ़ा तो बता नहीं पाऊंगा, प्रॉपर आई थिंक कुछ यहाँ पे न्यूज़ है। तो जिनके पास है उनको थोड़ा अभी होल्ड करने का सलाह रहेंगे। आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैं शो के दौरान ही आपको बता दूंगा यहाँ इसमें क्या सर करना ऑफर है। फॉर सेल आया है एक्चुअली, और यस। ये नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये शेयर स्प्लिट हो रहा है या फिर कुछ और है। यहाँ पर ऑफर फॉर सेल आया है नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो ये 2 दिन का ऑफर फॉर सेल है, जिसकी जो इनके जर्मन पेरेंट कंपनी है वो ऑफलोड कर रही है अपना हिस्सा जो है 37.5% हिस्सा। तो उसका प्रेशर है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो है ये शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये खबर यहाँ पर है जिसकी वजह से दबाव है। 10,000 पे जिन्होंने लिया है क्या करें सर? चार्ट कुछ कह रहा है क्या? तो देखिए चार्ट में तो फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है अभी 5,000 सॉरी 8,900 के आसपास एक ब्रेकडाउन हो गया है। और उससे पहले भी 9,400 के आसपास एक सपोर्ट था, वो भी ब्रेक हो चुका है। तो नया जो चीज आया है NFO, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। मुझे लगता है एक स्टॉक को शांत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 दिन थोड़ा एक बार देखिए, फ्रेश बाई नहीं करना है। और आपको अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है अभी, तो मुझे लगता है 8,550 एक सपोर्ट है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, क्योंकि इसके नीचे चला जाएगा तो फिर से 1-1.5 हज़ार पॉइंट का एक गैप ओपन हो जाएगा। तो मुझे लगता है 8,550 एक आपके लिए बन सकता है परफेक्टली स्टॉप लॉस। और देखिए सर, एक अपडेट देना चाहूंगा, जो एस्टर माइक्रो का कॉल था, फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट दोनों अचीव हो चुका है। ओ 1025 टारगेट था, 10 जस्ट 24 के आसपास अभी एक न्यू हाई मार के अभी नीचे आ गया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। देखिए इंटरडे पे जैसे ऐसे स्विंग कॉल रहता है तो प्रॉफिट बुक करना हमेशा बेटर रहता है। और जो भी कॉल्स मैंने दिया है सब कॉल्स ही एक्टिव है। एटलीस्ट एक एक हफ्ता वेट करना है, विथ स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है, तो और भी टारगेट्स आपको आते हुए दिखेंगे। और भी टारगेट आते हुए दिखेंगे। मतलब एक में सर ये कैसे कर लेते हैं? आपके 15 मिनट में टारगेट हिट हो जा रहा है आपका। मतलब एक्स्ट्रा माइक्रो अभी आपने दिया और उधर टारगेट हिट हुआ। 980 का स्टॉप लॉस दिया था, वो तो कोई बात ही नहीं है।
1015, 1025 का टारगेट, 1024 का अभी थोड़ी देर पहले हाई लगाया है, करीब करीब 11.25% की तेजी, 1017, 1018 का लेवल। तो जिन लोगों ने भी ट्रेड लिया है प्रदीप जी के कहने पर, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें, ये सलाह है। फिर आप बाद में सवाल इस पर मत पूछिएगा। हाँ, जो लोग भी ट्रेड ले रहे हैं अपनी जानकारी देते रहें किस भाव पे आप लोग इनिशिएट कर रहे हैं, ताकि उसके बारे में भी हम प्रदीप जी को जानकारी देते रहें। लेकिन अब 42 हो गए हैं, तो फटाफट हमारे जो एक थीम पर हम बातचीत करते हैं सर। लेकिन इस थीम में भी आपको कोई ट्रेड मिलता है तो आप बिल्कुल जो है बताइएगा, उस ट्रेड को हम ले लेंगे। लेकिन आज की थीम पावर रखते हैं सर। पावर पे काफ़ी सवाल भी हैं, पावर चल भी नहीं रहा है, तो आज थोड़ी सी पावर पे बात करते हैं। और टाटा पावर के रिजल्ट्स आए हैं, तो सबसे पहले बात टाटा पावर के साथ ही शुरुआत करना चाहेंगे। और इस पर हमने अभी बातचीत तो की, लेकिन आज 2.5% की मजबूती है सर। 397, 398 थोड़ा परेशान कर रहा है ये शेयर बीते कुछ दिनों में। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बीते एक महीने में करीब 5% के आसपास की तेजी देखने को मिली है, नतीजे ठीक ठाक रहे हैं टाटा पावर के, अभी क्या करना चाहिए? देखिए अभी 405 406 एक रेसिस्टेंस है। जब 405 के ऊपर जाएंगे उसके बाद ही इसमें ब्रेकआउट आएगा। इससे पहले एक बहुत बार अभी हमने देखा, लास्ट 2-3 बार ही फेल हुआ है 405 के नीचे से। तो अभी जो 400 के आसपास चल रहा है, 397 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है 405 के ऊपर पहले आने दीजिए, उसके बाद ब्रेकआउट आएंगे तो आपको एक क्या होता है ना, लिफ्ट लिफ्ट में जाना और पैदल चलना बहुत दोनों डिफरेंट है। तो आपको उसके बाद लिफ्ट का जो मूव है वो वाला मूव आ जाएगा इसमें। तो वेट कीजिए, पेशेंस रहिए। 405 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको क्रॉस करने दीजिए। ठीक, कंपनी बढ़िया है, आपको होल्ड करके जाना है। होल्ड कर सर। फ्रेश बाई के लिए क्या 405 के ऊपर बोला आपने? हाँ, 405 के ऊपर करना है, लेकिन इसमें उतना तेजी का मूव ऐसे आता नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट वाला काउंटर है, आपको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से यहाँ पे करना है। ठीक। एनटीपीसी पे फ्रेश बाई के कोई चांसेस हैं क्या? अभी थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी, ये पावर कंपनीज की एक और ऐसी कंपनी जिस पर रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। अभी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, 0.25% की गिरावट, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। हालांकि अब इंट्राडे लो से थोड़ी सी रिकवरी एकदम से आई है, 336 के आसपास चल रहा है। अभी कितना और इंतजार करना पड़ेगा सर, क्या सलाह रहेगी? देखिए एनटीपीसी के लिए मुझे लगता है अभी 335 के आसपास चल रहा है। देखिए एक बार अगर आपको एक डिप मिलता है 325 के आसपास, 328 के आसपास, उस बार आप एनटीपीसी को एवरेज करके जा सकते हो। फिलहाल एक काउंटर ऐसे वाले काउंटर नहीं है कि आपको बहुत शॉर्ट टाइम में रिटर्न देंगे, ऐसा नहीं है। आपको होल्ड करके जाना है। फंडामेंटल बहुत बढ़िया कंपनी है, मैं पसंद करता हूँ इसको। जी। चलिए सर, ये बात जो हो गई एनटीपीसी को लेकर के। एनएचपीसी पे सर जरा ये एक और ऐसा शेयर जिसने कि मतलब कब आएगा, बहुत लोग 100 रुपये के आसपास फंसे हुए हैं और वो लोग वेट कर रहे हैं एनएचपीसी के रिकवरी का काफ़ी दिनों से। फिर से ये अपने ब्रेकआउट, पिछली बार ब्रेकआउट आते आते रह गया था, इस बार क्या वो ब्रेकआउट आएगा? 1% की तेज़ी, अब 87 के आसपास पहुंचता हुआ, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी फ्रेश बाइंग के लिहाज से भी और जिनके पास है उनके लिहाज से भी? तो चार्ट एक्चुअली अच्छा है। मुझे लगता है एक बार आपको 88 एंड 90 का टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। 86 87 अभी चल रहा है, मुझे लगता है एक बार होल्ड करके जाइए। बहुत जल्दी आपको 90 यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और जिस दिन 90 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा वीकली बेसिस पे, उसके बाद आपको 95 एंड 100 तक भी देखने को मिलेंगे। लेकिन 90 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी तो एक बार होल्ड करके जाइए 90 के टारगेट के लिए। 90 के टारगेट के लिए फ्रेश बाइंग के लिए कोई लेवल है क्या सर अभी, या 90 क्रॉस कर ले फ्रेश उसके बाइंग बाद? यहाँ पे नहीं करना है। अगर आपको लेना है तो अगर कभी भी डीप मिलता है उस केस में आपको 82 80 का भाव आता है, उस केस में आप बाय कीजिए। उस केस में आपका फेयर वैल्यूएशन भी एक बार हो जाएगा। तो 90 के ऊपर बाय कर सकते हैं अगर ऊपर निकलता है तो? 90 सर अभी आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर उतना मोमेंटम है नहीं है। तो अगर 90 आता है तो उस केस में आप एक बार बाय करके जा सकते हो। लेकिन मुझे ज्यादा लगता है, ज्यादा कन्विक्शन है, एक बार फिर से नीचे आएंगे उस टाइम पे एवरेज करना बेटर रहेगा इसमें। ठीक है सर, जैसा आप कहें। एसजेवीएन, यहाँ पे भी रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है, बहुत लोग एवरेज करना चाह रहे हैं, बहुत लोग फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं। अभी ये शेयर भी थोड़ा एक रेंज में फंस गया है, अभी क्या करना चाहिए? फ्रेश बाई के लिए कोई गुंजाइश है क्या, और जिनके पास है वो क्या करें? तो जिनके पास है उनको होल्ड करना है, क्योंकि जिनके पास है आई थिंक उनका लॉस ही होगा। क्योंकि लगातार 156 160 से नीचे ही आते आते अभी 100 के आसपास आ गया है। तो मुझे लगता है उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। जिनके पास है 98 चल रहा है, 78 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर कभी भी 78 ब्रेक करता है तो फाइनली यहाँ पे आपको नहीं रहना है। तो एक बार वेट करके जाइए। जो अभी चार्ट में मैं देख पा रहा हूँ, मुझे एक बार लगता है कि बहुत जल्दी आपको 112 से लेके 115 का भाव आते हुए दिखेंगे। आपको 2 से 4 महीना वेट करना है। फंडामेंटली ठीक ठाक है, लेकिन उतना भी ज्यादा मोमेंटम वाला स्टॉक है नहीं। तो 78 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है। ठीक सर। आप जरा लेकर के आइए आप सुजलॉन।
पिछली बार ये एक और ऐसा शेयर सर 61 का लेवल क्रॉस कर गया है सर। 62 का महत्वपूर्ण मतलब लेवल है, या फिर ये ब्रेकआउट आ गया है? सुजलॉन पे क्या करना चाहिए? पिछली बार भी ऐसी इसने एक रैली दिखाई और लगा ब्रेकआउट आ गया, फिर वापस लौट गया। क्या इस बार ये सस्टेन करेगा? फ्रेश बाई क्या अभी कर सकते हैं? जो लोग 65-70 के आसपास लेके बैठे हुए हैं उनको क्या सलाह रहेगी? सर बहुत टाइम बाद स्विट्जरलैंड में ब्रेकआउट आया, इनफैक्ट कल भी हम बात कर रहे थे। हम्म। मुझे कल बहुत जोर के एकदम बोला था कि 60 के ऊपर बाय करे कि ना करे। मैंने यही बोला था कि 60 के ऊपर आएंगे तो डेफिनेटली इसमें एक जो लास्ट 3-4 महीने का ट्रेंड है ये शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक फॉलो अप अभी बाइंग आ रहा है। मुझे लगता है 61-62 का अभी जो भाव चल रहा है, एक बार आपको वेट करके जाना चाहिए। बहुत सारे लोग टॉप से फंसा हुआ है इस काउंटर में। बहुत जल्दी यहाँ पे 65 और 68 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। एक बार होल्ड करके जाइए। नो डाउट बहुत टाइम बाद ब्रेकआउट आया है तो होल्ड करना बहुत बेटर रहेगा, लेकिन फ्रेश बाई नहीं करना है स्विट्जरलैंड में। जो कब पुराने कब के करें जो सर फ्रेश? क्योंकि एवरेज और फ्रेश बाइंग के लिए बहुत सवाल हैं। तो क्या फ्रेश बाइंग करना ही नहीं है, नहीं या नहीं कोई नहीं, लेवल है? जी। फ्रेश बाइंग नहीं करना है एक्चुअली। इतना स्ट्रॉन्ग काउंटर मुझे नहीं लगता अभी। ठीक है, चल गया 40 से 80 हो गया, लेकिन ऐसे भी मतलब स्विट्जरलैंड को बाई करके अब रात को शांति से सो नहीं पाएंगे सर। आपको नींद नहीं आएगा। तो हम्म। यही है, तो जिनके पास ऑलरेडी है आप रखिए। 65-68 आपको आते हुए दिखेंगे तो उसके बाद एक बार फिर से देखेंगे कि क्या लेवल बनेंगे उसके बाद, लेकिन फिलहाल अभी फ्रेश बाई नहीं करना है। चलिए, इस बीच जो है जरा निफ्टी के चार्ट पे ने डालिए। अभी बहुत सारे शेयर हैं सर पावर में डिस्कस करने के लिए, लेकिन क्या रिकवरी मारी है निफ्टी ने। वाकई में शानदार मौका था जिन लोगों ने लोअर लेवल पे खरीदा हो। 29-30 अंकों की जो है अब मजबूती हरे निशान में लौटता हुआ निफ्टी इस समय देखने को मिल रहा है। शानदार रिकवरी इंट्राडे चार्ट पे जो है वो निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है, 24,700 के नज़दीक पहुंचता हुआ। कैसे देख रहे हैं सर इस आज की रिकवरी को आप? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि अभी जो 24,720 के आसपास चल रहा है, तो मैं एक्चुअली इस मार्केट में कंफर्टेबल नहीं हूँ फ्रेश बाई करना। क्योंकि देखिए लास्ट दिन का जो जो ब्रेकआउट था उसके बाद का जो टॉप है ऑलमोस्ट 24,850 से लेके 900 के आसपास। और कल सुबह सुबह आके भी मैंने यही बोला था आपको कि सर देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जाने का पॉसिबिलिटीज है। हमने देखा नीचे आया मार्केट, फिर से ऊपर गैप अप खुला, फिर से आज भी नीचे आया, फिर से अभी ऊपर आ रहा है। सो मार्केट ना कंफ्यूज्ड है। मार्केट फ्रेश मार्केट में मोमेंटम आएंगे वो 25,000 के ऊपर। अब 25,000 यहाँ से भी 300 पॉइंट दूर है। तो कल भी मैंने जो आपको बोला था कि अगर आपको निफ्टी में कुछ करना है तो हायर टाइम फ्रेम में जब एक बार निफ्टी 24,850 से लेके 900 के आसपास आ जाएंगे, नेक्स्ट मंथ का एक लॉट फ्यूचर में आप सेल करके जा सकते हो। इस केस में क्या होगा, आपके पास 1.5 महीना बचा रहेगा और नीचे नीचे से आपको 600 से 700 पॉइंट का गैप भी मिल सकता है। और लोअर टाइम फ्रेम में देखिए, लोअर टाइम फ्रेम में अगर मैं निफ्टी देखूंगा सपोर्ट, जो पैनिक एक जो ऑपरेशन सिंदूर था उस दिन का पैनिक जो लो था ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास एक सपोर्ट है। फिलहाल 24,000 तो इमीडिएटली नहीं आएंगे, तो बाई ऑन डीपी रखना है। क्योंकि ऑलमोस्ट जो सेंटीमेंट है इकोनॉमिकल फंडामेंटल सब कुछ पॉजिटिव ही है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है विपुल जी 24,200 24,300 पे ही हमें बाय करना है। इस जोन पे बाय करना मतलब रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो फेवरेबल नहीं हो रहा है। जी। तो इसलिए करंट जोन पे निफ्टी और भी 50 पॉइंट ऊपर जाए, एक्साइटमेंट का कोई बात नहीं, एक बार वेट कीजिए। ठीक सर, वेट कीजिए। चलिए सर, अगली कंपनी जो है हम अपनी थीम पे वापस आते हैं, क्योंकि इस थीम को हमको अलग से हमको अपलोड भी करना होता है। जरा फटाफट जरा पावर ग्रिड के चार्ट देखिए सर। पावर ग्रिड में अच्छा मोमेंटम बन रहा था, लेकिन बीते एक महीने में यहाँ पर मामला थोड़ा सा गड़बड़ाया है। अभी क्या करना चाहिए पावर ग्रिड पे? 292-293 के आसपास क्या यहाँ पर कोई गुंजाइश है? और जो लोग वेट कर रहे हैं खरीद करके, उनके लिए क्या सलाह रहेगी शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से? देखिए चार्ट में एक फ्रेश ब्रेकडाउन आया है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट सपोर्ट 282 के आसपास है, तो बहुत जल्दी आपको 282 आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। अगर आप ट्रेडर हो तो 290 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जा सकते हो। लेकिन जो फ्रेश एक ब्रेकडाउन आया है इसके चलते नेक्स्ट जो सपोर्ट है 280 है। अगर 280 भी ब्रेक करता है उस केस में आपको 264 265 आते हुए दिखेंगे। तो फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं करना है, और जिनके पास है 290 का स्टॉप लॉस का सलाह रहेगा। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। इस बीच अगला ट्रेड ढूंढते हैं। अगली जो कंपनी है वो है सर REC और PFC। एक और दो PSU कंपनियां लास्ट
इस पे बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर प्राइवेट पे कंपनियों पे आएंगे। क्या करना चाहिए? दोनों के चार्ट एक जैसे ही रहते हैं ऑलमोस्ट। जो है अभी क्या करंट लेवल पे कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आरईसी पीएफसी पे? यहाँ पर भी काफ़ी लोगों की पोजीशन बनी हुई है, बहुत लोग एवरेज करना चाह रहे हैं। देखिए, अब आरईसी देखेंगे ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से 43% नीचे आ चुका था। अभी वहां से थोड़ा थोड़ा रिकवरी हो रहा है। कंसोलिडेशन पैटर्न में फंसा हुआ है, चलेगा नहीं, अभी थोड़ा टाइम चाहिए। एंड पीएफसी के साथ भी सेम केस है, 570 के आसपास ऑल टाइम हाई है, वहां से अभी देखेंगे ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट पीएफसी 404 405 के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक हेल्दी टाइम करेक्शंस चाहिए, टाइम करेक्शंस के लिए वेट करना चाहिए। यहाँ पे ना ब्रेकआउट है ना ही ब्रेकडाउन है, अभी अपना जो है कंसोलिडेशन के अंदर फंसा हुआ है, इसमें मोमेंटम अभी नहीं आएगा। जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगी आरईसी पीएफसी इन दोनों शेयरों को लेकर के। अदानी पावर सर जरा लेकर के आइए। और बीच में काफ़ी हलचल रही यहाँ पर, जो है हमने देखा काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। अभी क्या करना चाहिए सर अदानी पावर के अंदर 540 के आसपास? क्या यहाँ पर अब कुछ खरीदारी के मौके बन रहे हैं क्या? देखिए, मुझे लगता है कि आपको अदानी पावर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए। और अदानी मींस आपको पता ही है, गौतम अदानी मींस वोलेटिलिटी। उनके जिंदगी में इंटर अदानी ग्रुप में कितना प्रॉब्लम पहले भी बहुत बार आया है, लेकिन हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, चाहे वो हिंडनबर्ग का न्यूज़ हो, चाहे वो कुछ सेबी का मामला हो। सो कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और ग्रुप में के अंदर अदानी पावर मेरा फेवरेट स्टॉक है। 500 के ऊपर जब तक है, कोई टेंशन करने वाला बात है नहीं। स्टॉप लॉस रहेगा 495, और टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 580 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 650। एंड ऑल टाइम भी हाई पॉसिबल है यहाँ पे। अगर आपके पास थोड़ा रिस्क ज्यादा आप ले सकते हो इसमें, और क्योंकि ज्यादा वॉलेटाइल है स्टॉक, बीटा बहुत हाई है, तो निफ्टी के कंपेयर में बहुत ज्यादा मोमेंटम करता है। तो अगर आपके थोड़ा रिस्क ज्यादा है और आप लेके बैठ सकते हो 6 से 8 महीना, तो आप एक बार बाई करके जा सकते हो। ऑल टाइम हाई पॉसिबिलिटीज है। रिलायंस पावर में कितना रिस्क है सर? क्या वहाँ मतलब रिजल्ट्स अच्छे रहे थे, और रिजल्ट्स के बाद जिस दिन रिजल्ट के बाद के दिन हमने देखा काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। अब बीते एक महीने में 7% चला भी है। क्या करें यहाँ पे? देखिए, लास्ट कुछ दिनों में 7% चला है, लेकिन जो अपना लास्ट आप देखेंगे 10 साल में इन्वेस्टर्स को मतलब पूरा डुबा दिया है आर पावर ने। तो मेरे ख्याल से लोअर टाइम फ्रेम से 7% 8% चल रहा है, इसको थोड़ा एक बार इग्नोर कीजिए। यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है फिलहाल। एंट्री देंगे तो फिर से क्या पता नीचे ही आ जाएगा। और इसे सारा काउंटर सेम ही है, पीसी ज्वेलर, वोडाफोन आइडिया, आर पावर, इसमें दम नहीं है। हो सकता है यहाँ से 10% आपको रिटर्न दे जाएगा, लेकिन आप रात को शांति से सो नहीं पाएंगे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कहाँ पे आपको निवेश करना है और कहाँ पे नहीं करना है। तो इसमें नहीं करना है। इसमें नहीं करना। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में कर लें क्या? 1.5% की तेजी है, 482 के आसपास चल रहा है। बीच में थोड़ी पिटाई हुई थी। आज रिजल्ट्स भी जेएसडब्ल्यू एनर्जी के रहे हैं कल। रिजल्ट्स अगर हो हमारे पास तो एक बार दिखा दीजिएगा जरा। इस बीच अभी 481 के आसपास चल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, अभी 482 के आसपास चल रहा है। चार्ट अच्छा है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। ऐसे तो शॉर्ट टर्म रैली यहाँ पे नहीं आएंगे। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 511 515 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा अभी 464 के आसपास। तो 464 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 511 515 यहाँ पे टारगेट आना चाहिए। फिलहाल चार्ट नेगेटिव हुआ था, अभी बॉटम भी बनाया। अभी बॉटम बनाने के बाद ऊपर आने का जो है एक मोमेंटम दिखा रहा है, फॉलो अप बाइंग आ रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आप बाय करके चल सकते हो। एक छोटी कंपनी सर, लेकिन चूंकि छोटे शेयरों पे लोगों की नजरें रहती है, हालांकि ब्रोकर बोले का समय हो गया मुझे बताया जा रहा है। रतन इंडिया को जरा देखिए सर, 47 रुपये। रतन इंटरप्राइजेस खुल गया। रतन इंडिया पावर पे जरा अगर अगर हम नज़र डालें तो अभी आप कैसे देख रहे हैं? अभी 10-11 रुपये के आसपास चल रहा है। ये छोटे टिकट साइज़ की वजह से काफ़ी लोगों ने पैसे लगा दिए। अब वेट कर रहे हैं कि उनका भाव कब आएगा। 14 15 16 रुपये पे निकल जाएं, लॉस बुक कर लें, बने रहें, या फ्रेश बाइंग की भी कोई चांसेस है? सर, मुझे लगता है कि आप जिसके पास है, देखिए खोने का तो कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी खो चुका है सब। सो एक बार होल्ड करके जाइए, फ्रेश बाय यहाँ पे नहीं करना है। और आपको एक बार 8 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए, लेकिन फ्रेश बाय इस काउंटर पे नहीं करना है। ठीक। सर काफ़ी सारे शेयरों पे हमने बातचीत की, और कुछ शेयर छूट भी गए होंगे। पावर में बहुत सारी कंपनियां हैं। आपके पसंदीदा पावर पे कोई ऐसी कंपनी है जो आपको अच्छी लग रही हो? आप उनके लिए क्या सलाह रहेगी, क्या आपकी टिप्पणी रहेगी?
देखिए दोनों कंपनी मुझे अच्छा लगता है, एक तो है टाटा पावर हम्म। और सेकंड है अदानी पावर। हम्म। दोनों काउंटर ही इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आपको लेना चाहिए, और अगर आपको पावर में पोजीशन ही बनाना है तो दोनों स्टॉक ही है, अदानी पावर एंड अपना जो है टाटा पावर। इसमें दोनों स्टॉक फंडामेंटल टेक्निकल बढ़िया है, मुझे लगता है दोनों मल्टीपैकर होने का पॉसिबिलिटीज है। अगर आपका नेक्स्ट 2 से 3 साल का व्यू हो तो यहाँ पे करंट लेवल से आप बाय करके जा चल सकते हो, यहाँ से मिनिमम आपको 60 से 70% का रिटर्न पॉसिबिलिटीज है। जी। तो अदानी पावर और टाटा पावर मेरा फेवरेट पिक रहेगा। चलिए ठीक है सर, यहाँ पे नज़र रखें आप। चलिए अब वक्त हो गया है विशेष सेगमेंट हमारा जो है ब्रोकर बोलेगा। ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी हर सर रोज की तरह जुड़ चुके हैं हमारे साथ कुछ चुनिंदा कंपनियों के साथ, और जहां पर रिजल्ट भी हैं कुछ जगहों पर, कुछ जगहों पे रिटेल पार्टिसिपेशन है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम परख करके जांच करके यहाँ पर लेकर के आते हैं। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी है? सबसे पहली कंपनी जुबिलेंट फूड वर्क्स की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और ब्रोकर जो है CLS से है, खरीदारी की सलाह दी और 805 रुपये का टारगेट दिया है। आज जो है स्टॉक में करीब 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अब इनका कहना क्या है रिपोर्ट में? इनका देखिए साफ तौर पे कहना है कि कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ रही है, मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है, और यहाँ तक कि जो कंपनी की अगर डोमिनोज की बात करें या फिर पॉप आई स्टोर की बात करें, वो लगातार उसमें एडिशन हो रहा है, बढ़ते हुए दिख रहे हैं, स्टोर्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मैनेजमेंट को उम्मीद है, जो कोट भी किया है यहाँ पर ब्रोकरेज ने, कि मैनेजमेंट को उम्मीद है कि आने वाले 3 सालों में जो एबिटा मार्जिन है उसमें 2% का सुधार देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर एक खबर जो इन्होंने यहाँ पे ब्रोकरेज की तरफ से भी है और वैसे भी हम लोगों ने थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि कंपनी के टर्की के अंदर, यहाँ पे तुर्की के अंदर अच्छे खासे स्टोर हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप ये समझिए कि टर्की हो गया, अजरबैजान हो गया और जॉर्जिया में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। अगर आप हम लोग टर्की की बात करें तो 906 स्टोर्स हैं, जिसमें से 746 स्टोर तो सिर्फ और सिर्फ डोमिनोज के हैं। तो ये यहाँ पर ब्रोकरेज की तरफ से भी कहा गया कि एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा कि लंबा कब तक यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि बहिष्कार कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी जो भारतीय रिटेलर्स हैं, कंपनियाँ हैं यहाँ पर, जो तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो वो देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही एक चीज़ उन्होंने ये भी कहा कि डेट रीफाइनेंसिंग कंपनी आने वाले दिनों में करेगी, तो उस पर फोकस करना ज़रूरी रहेगा। चलिए जुबिलेंट फूड वर्क पे जरा फटाफट नजर डालते हैं। सर 805 के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स को लेकर के, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आपको कैसा लग रहा है? 680 के आसपास चल रहा है अभी। नहीं, फंडामेंटली सर अच्छा कंपनी है, और मुझे लगता है कि अभी 680 के आसपास जो भाव चल रहा है, अगर आपको लेना है तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको एक बार अगर डिप मिलता है 635 650 के आसपास, उस टाइम पे आपको लेके होल्ड करना चाहिए। और इस केस में आपका टारगेट होगा उस केस में 720 और उसके बाद 780। लेकिन फिलहाल अभी 800 के ऊपर टारगेट जाना मतलब क्या है, मल्टीपल रेसिस्टेंस है 780 के आसपास। तो 780 मतलब यहाँ से 100 पॉइंट भी ऊपर बहुत बड़ी लेवल पे रेसिस्टेंस है, तो उसके ऊपर क्रॉस करने के बाद सस्टेन करेगा, दिन आने का पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ये बहुत वॉलेटाइल रहता है सर, तो जो भी यहाँ पे पोजीशन बनाए तो एक बार ध्यान रखे, पोजीशन बहुत आपके रिस्क के हिसाब से लेना चाहिए। रिस्क के हिसाब से पोजीशन लेना चाहिए। पहली कंपनी यहाँ पर निकल के आती हुई। दूसरी कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। दूसरी सरकारी डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और इसका रिजल्ट है, उसके बाद ब्रोकर ने अपनी रिपोर्ट शेयर की है। न्यूमरक की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है और 4700 के टारगेट है। हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि जो टारगेट है नीचे है, अभी जो मौजूदा भाव है वो इससे ऊपर है यहाँ पे, तो 4700 के यहाँ पे टारगेट दिए जा रहे हैं। अब इनका कहना क्या है, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है, चाहे आप यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर तो वहाँ पर डिप है, यहाँ पर मार्जिन की बात करें तो डिप है, यहाँ पर रेवेन्यू और आप एबिटा मार्जिन की यहाँ पर देखें एबिटा में तो भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब इनका ये कहना है कि अभी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आने वाले क्वार्टर्स में नंबर किस तरीके से रहते हैं यहाँ पे। लेकिन इन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो एबिटा मार्जिन है, जो एस्टिमेट थे उससे बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर उन्होंने दिखाई है। तो FY25 के लिए वित्त वर्ष 2025 के लिए जो ऑर्डर बुक थी वो मैच होती हुई दिखी है, जो गाइडेंस थी। लेकिन इनका यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि 2026 के लिए जो ऑर्डर बुक है वो 2.6 लाख करोड़ तक पहुंचती हुई दिख सकती है। ठीक सर, 4800 पे शेयर, 4700 की बात कही जा रही है, हालांकि बाय क्यों दिया फिर? लेकिन पूछते हैं यहाँ पर देखिए मुझे जी हाँ, बोलिए मुझे ना। लगता है ये पर्टिकुलर थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है। मैं फिलहाल बता देता हूँ क्या है। देखिए 4800 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है नंबर 1 कंपनी है डिफेंस सेक्टर में, और आपको एक बार यहाँ पे फ्रेश बाई इस जोन पे नहीं करना है, क्योंकि लगातार लास्ट 4 से 5 दिन से चल रहा है। तो डिफेंस में जितने भी काउंटर्स है, HAL BEL को लेके एंटायर काउंटर अभी ओवरबॉट हो चुका है। फिलहाल देखिए ऑल टाइम तो हाई नहीं लगा है, लेकिन लास्ट 4 से 5 दिन जिस तरीके से चल रहा है
मुझे लगता है यहाँ पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यही हेल को मैं लेना पसंद करूंगा 4,300 पे, 4,400 पे अगर मार्केट को में एक डिप मिलता है तो। लेकिन 4,800 पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ओवरबॉट सिचुएशन है, तो एक बार करंट लेवल पे इग्नोर करना बेटर रहेगा। फिलहाल मैं इसमें ऑल टाइम भी हाईज देखता हूं, क्योंकि आप ही के शो में मैंने 3,400 पे, 3,500 पे मैंने रिकमेंड किया था जब मार्केट नीचे आ रहा था उस टाइम। तो अभी तो 5,000 के आसपास आ गया। फिलहाल यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके आपको जाना है, और मुझे लगता है अगर आप 4,400 4,500 के आसपास लेते हो उस जी टाइम पे आप ऑल टाइम हाई देखेंगे तो आपका रिटर्न बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक सर, तो ये राय यहाँ पर एचएल को लेकर के निकल के आ रही है। तो एचएल से अब प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है प्रदीप जी की तरफ से। चलिए तीसरी कंपनी पे चलते हैं, यहाँ पर क्या आंकड़े कह रहे हैं, हर्ष बताइए। सुजलॉन एनर्जी जो है वो तीसरी कंपनी है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी जा रही है, 75 रुपए का यहाँ पे टारगेट दिया जा रहा है। अब यहाँ पे टारगेट क्यों दिया जा रहा है, देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार की तरफ से अभी हाल ही में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है, और उसमें जो कहा गया है कि रिवाइज लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चर पे फोकस किया गया है, यानी कि जो कि विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स कंपनी होगी उनको लोकलाइजेशन पे फोकस किया जाएगा यहाँ पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेक इन इंडिया है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, और उसको नियम को अनिवार्य भी किया जाएगा। यहाँ पे ब्रोकरेज का कहना है यहाँ पे साफ तौर पे अगर ये नियम लागू होता है तो भारतीय कंपनियों को यहाँ पे फायदा होगा, और सबसे बड़ा फायदा अगर होगा तो वो सुजलॉन को होगा यहाँ पर। साथ ही इन्होंने कहा कि कंपटीशन भी भारतीय कंपनियों के लिए कम होगा, क्योंकि बहुत सारे जो पार्ट्स हैं यहाँ पर वो विदेश से भी मंगाए जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इनका ये कहना है कि सुजलॉन के पास वो सारे तमाम मैन्युफैक्चरिंग पुर्जे हैं जो एक विंड टर्बाइन को बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा आने वाले दिनों में वो सुजलॉन हो सकता है। सुजलॉन सुजलॉन सुजलॉन, जी हाँ, लगातार लोगों के सवाल भी हैं, और ये ऐसा शेयर है जिसको हम लगातार अपने कार्यक्रमों में चर्चा भी लगातार करते रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पावर शेयरों पे बातचीत हुई, तब भी सुजलॉन का जिक्र। सर 75 का टारगेट मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक बार फिर से, चूंकि इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड भी करते हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी 61 के ऊपर सुजलॉन? देखिए सर, मुझे लगता है कि आपके पास अगर है बहुत टाइम बाद 58 59 का एक लेवल है जो क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो 60 के ऊपर आया है, तो आप एक बार होल्ड करके जाइए इमीडिएट लेवल पे। नेक्स्ट अगर एक महीने के मैं बात बोलूँ तो यहाँ पे 65 का पहला टारगेट और 68 का सेकंड टारगेट आपको आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। लेकिन आपको इस काउंटर पे फ्रेश बाय करके नहीं जाना है, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है और बहुत सारे लोग टॉप से फंसे हुए भी है, तो इसलिए आपको फ्रेश बाई नहीं करना है। जिनके पास है आप एक बार होल्ड करके जाइए, तो बहुत जल्दी आपको 68 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। ठीक, तो ये बात सुजलॉन एनर्जी के ऊपर निकल करके आती हुई, और आज की आखिरी कंपनी के लिए अब चलते हैं हर्ष के पास एक बार फिर से। हर्ष बताइए आज की लास्ट कंपनी कौन सी होगी? आयशर मोटर्स की हम लोग बात कर रहे थे। जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी और 6,500 रुपए का टारगेट देगा। अच्छे खासा अपसाइड यहाँ पे दिखा रहा है ब्रोकरेज की तरफ से। अब इनका कहना है कि जो मुनाफा है वो उम्मीद से बेहतर रहा है, कंपनी ने परफॉर्म करके दिखाया है यहाँ पे। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि जो कामकाजी मुनाफा है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वो उम्मीद के मुताबिक रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम में सितंबर के बाद पिकअप देखने को मिला है, और आगे भी यहाँ पर डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। कंपनी जो है जो टू व्हीलर प्रीमियमाइजेशन जो है प्रीमियम्स प्रोडक्ट्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रही है यहाँ पे, लेकिन कंपटीशन जो लगातार बढ़ रहा है वो थोड़ा सा दबाव डाल सकता है। साथ ही जो है ये भी कहा गया है ब्रोकरेज की तरफ से कि FY26 में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो ग्रोथ देखने को मिले, और लेकिन ये जरूर है कि मार्जिन्स में धीरे धीरे करके अपसाइड बढ़ती हुई दिख सकती है। आयशर मोटर्स 6500 के आसपास का टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है जेफरीज की तरफ से। इस पर भी आज हमने बातचीत की रिजल्ट्स को लेकर के। सर एक बार फिर से जरा राय आपकी। अब थोड़ा सा हल्का हुआ है ऊपरी स्तर से, आधे % की गिरावट, 5419 का लेवल देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए फंडामेंटली विपुल जी मुझे बहुत ही पसंद है कंपनी, लेकिन फिलहाल अभी काउंट सीएमपी से नहीं लेना है। मुझे लगता है 5,000 का लेवल, 5,100 का लेवल बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन है, और कभी भी अगर मार्केट नीचे आता है उस टाइम पे आप एक बार एंट्री लीजिए। फिलहाल एक बार करंट सीएमपी के साथ अवॉइड कीजिए, लेकिन फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है। मैं देखता हूं कि अगर आप 5,100 5,000 के आसपास लेते हो तो उसके इसमें बहुत जल्दी आपको 5,600 एंड सेकेंड आपको 6,000 के ऊपर भी आते हुए दिखेंगे, तो आपको लेना है। अच्छा कंपनी है नो डाउट, लेकिन इस वैल्यूएशन पे नहीं, यहाँ से थोड़ा अगर नीचे आता है उसके इसमें आपको लेना है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हर्ष आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, और ये तमाम क्या ब्रोकर खरीदारी कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ब्रोकर बोले में इस सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए अब कार्यक्रम को भी समाप्त करने का वक्त हो गया है। जाने से पहले सर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जरा एक बार देख लीजिए। हमारे एक प्राइम मेंबर हैं गोरखनंद यादव जी, और यादव जी कहीं नाराज ना हो जाए,
पीजी इलेक्ट्रोप्रास शेयर लेने लायक है या नहीं, ये जानना चाह रहे हैं। एंट्री लेवल जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे किन लेवल्स पे एंट्री की जाए। तो अभी जो है 818 819 के आसपास चल रहा है। फ्रेश बाइंग के लिए कोई गुंजाइश है क्या? देखिए पर्टिकुलर एक काउंटर ज्यादा चलता नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा एक बार ज्यादा यहाँ पे मोमेंटम नहीं आता है। फिलहाल चार्ट देखिए ठीक ठाक है, अच्छा कंपनी है, ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए ठीक है, ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है। एंट्री अगर लेना है तो मुझे लगता है एक बार एक डीप बहुत इंपॉर्टेंट है, 770 से लेकर 790 का भाव कभी भी आता है, तो उस केस में आप एक बार यहाँ पे एंट्री लीजिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई, उम्मीद करते हैं गोरखनाथ जी आपको उत्तर मिल गया होगा। लेकिन इस बीच कार्यक्रम को जो है समाप्त तो नहीं, आपको थैंक्स करने का वक्त हो गया है, क्योंकि अब कमोडिटी बाजार की हलचल जानेंगे, एग्री कमोडिटीज़ में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आज की जो कॉल्स दी गई है वो एक बार फिर से बता दें एस्टर। मैं सर एक बार अपडेट देना चाहूंगा कॉल्स का, फटाफट। क्योंकि कल और आज में क्या क्या हुआ है, और स्टॉप लॉस भी मैं थोड़ा रिवाइज करके दे रहा हूँ। ठीक। देखिए पहले तो अस्टर डीएम हेल्थ केयर का मैं बताता हूँ। देखिए 600 के ऊपर ब्रेकआउट आया था, हमने बात किया था 579 चल रहा है, तो मुझे लगता है कि सर यहाँ पे ना 576 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकल जाइए, कोई बात नहीं। और एमओआईएल पे आपको वेट करना है। एमओआईएल पे मुझे लगता है सर आपको एक बार 356 का स्टॉप लॉस रहेगा फाइनल। मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ इसको, आप एक बार होल्ड करके जाइए। थर्ड आपका एस्ट्रा माइक्रो। एस्टा माइक्रो। ओके, एस्टा माइक्रो का दोनों टारगेट अचीव हो चुका है सर, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का हो गया है। केयर केआर रेटिंग का कॉल दिया था, केआर रेटिंग का अभी 1562 चल रहा है, कॉल जब दिया था 1580 के आसपास चल रहा था। तो मुझे लगता है कि सर यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1505 के आसपास, क्योंकि आज नहीं चलेगा तो नेक्स्ट 2-3 दिन में 4 दिन में चली जाएगा। स्टॉक में ब्रेकआउट है। रामकृष्ण फ्रोजिंग का कॉल था सर, अभी मुझे लगता है इसमें भी आपको एक बार 605 का रिवाइज 609 610 का स्टॉप लॉस दिया था, तो 605 का स्टॉप लॉस के साथ आपको मेंटेन करना है। बाकी सर यही सारा कॉल है, एक्टिव है। एस्टा डीएम का अभी बोलते बोलते 579 आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे 572 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके जाना है। और एक चीज, कल जितने भी मैंने कॉल दिया था, 4 कॉल दिया था, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन उसका टारगेट अचीव, लेंडे इंडिया टारगेट अचीव, जो भी कॉल दिया था सारा स्टॉक का अचीव हो गया टारगेट है अभी। तो वही है, आपको स्टॉप लॉस भी लेना है, आपको टारगेट भी अचीव होना है, अल्टीमेटली प्रॉफिट ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई स्टॉक पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो विथ ऑल रिस्पेक्ट आपको वहां से निकलना भी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ध्यान रखें। कोई भी ट्रेड सिर्फ इस वजह से कि कोई बात नहीं स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं फिर वो 4 दिन और अगले 4 दिन में रिकवर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। स्टॉप लॉस इसीलिए दिया जाता है, उस दिन का सौदा उस दिन समेट दीजिए। एक जगह लॉस हो रहा है और कल आपके सारे टारगेट हिट हुए, आज अभी इंट्राडे में एक टारगेट हिट हो चुका है, बाकी आपको जो है होल्ड करने की सलाह दी गई है। केयर, फोर्जिंग, एमओआईएल और एस्ट्रा में, एस्ट्रा हिट हो गया सॉरी, हाँ, तो ये होल्ड करना है। स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। तो जो रिवाइज्ड स्टॉप लॉस दिए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक कोशिश करेंगे 1 बजे फिर से रिपीट कर देंगे इन कॉल्स को, अगर जो है आप लोग नोट नहीं कर पाए। शुक्रिया सर, थैंक यू। कोई डिस्क्लोजर? जो भी स्टॉक्स पे मैंने बात किया ड्यूरिंग द सेशंस, कोई भी स्टॉक में मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, एंड नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है बहुत सारे क्लाइंटों के पास हो सकता है, और हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी कुछ कुछ डिफेंस का काउंटर है। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज बिफोर इन्वेस्टमेंट एनीथिंग प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। बहुत बहुत थैंक यू सर आपको। बहुत बहुत थैंक यू सर प्रदीप जी, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत सारे ट्रेड हमारे साथ डिस्कस करने के लिए।